नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बड़ी खबर देहरादून से है। दून मेडिकल कॉलेज की छत पर आज एक सिरफिरा युवक चढ़ गया, जिसको लेकर अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में आए मरीजों और तीमारदारों की भीड़ सिरफिरे को देखने के लिए जुट गई। वहीं पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह उस सिरफिरे को पकड़ा और अस्पताल में ही एडमिट करा दिया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, किस तरीके से सिरफिरा वहां पर चढ़ गया मेडिकल कॉलेज की छत पर और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। युवक को किसी तरह से नीचे उतारा गया और उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हल्द्वानी के वनफूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। अब्दुल मलिक के वकील सलमान खुर्शीद कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। इससे पहले 50 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। आपको बता दें कि 8 फरवरी को हल्द्वानी के वनफूलपुरा में मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा हुई थी। इसमें उपद्रवियों ने न सिर्फ पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की, बल्कि आगजनी के साथ वनफूलपुरा थाना फूंक दिया था। इस मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को बनाया गया था। वहीं सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। और बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट हमारे संवाददाता नैनीताल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, सुनवाई यहां पर जारी है, क्या कानूनी जानकार क्या वकील बता रहे हैं आज की सुनवाई को लेकर? देखिए अनुपम, पहले तो अपडेट ये कर दें अपने दर्शकों को कि जो पूरा मामला है उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सलमान खुर्शीद ने अपना पक्ष रखा है, हालांकि सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है और पूरे दोनों मामलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसले को सुरक्षित रख दिया है। लेकिन जो जमानत याचिका अब्दुल मलिक की ओर से दाखिल की गई थी उसका सरकार ने लगातार विरोध किया था और ये कहा था कि इसमें यूएपीए की धाराएं जुड़ी हैं, एनआईए एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो एकल पीठ है उसको इस जमानत याचिका को सुनने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि जो बचाव पक्ष था, सलमान खुर्शीद पेश हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि राज्य पुलिस इस पूरे मामले में सुनवाई कर रही है और एनआईए ने इसकी जांच नहीं की, लिहाजा जो सिंगल बेंच है वही पूरे मामले को सुन सकती है। लेकिन जिस तरह से लगातार इस बात कयास लगाए जा रहे थे कि जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब कोर्ट इस बात का पहले निर्णय करेगी कि क्या सेशन कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनको सिंगल बेंच सुनेगी या स्पेशल बेंच सुनेगी, और या फिर जो डबल बेंच हाई कोर्ट की है वो सुनेगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पूरे मामले पर जो कोर्ट है वो अपना निर्णय लेगा। तो कहीं जो सलमान खुर्शीद की ओर से यह भी कहा गया था कि जो अपीलें हैं वो निचली अदालत में जिस तरह से सुनी गई हैं और उसके बाद स्पेशल जो बेंच है वो है नहीं, लेकिन सरकार की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि जो सेशन कोर्ट है उसी को ही स्पेशल कोर्ट मान लिया जाए ताकि जो मामले हैं उनको उन पर सुनवाई हो सके। हालांकि अब इस पूरे मामले पर अब एक नई संवैधानिक बहस है कि सिंगल बेंच इस पूरे मामले पर अपना किस तरह का निर्णय देती है और क्या सिंगल बेंच को ये सुनने का अधिकार है नहीं है, ये आने वाले दिनों में निर्णय आएगा। और उसी के बाद जो मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक है पूरे कांड का, जिस पर एनआईए एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है और जो यूएपीए की धाराएं जिस पर लगी हुई है, उसको जमानत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। बिल्कुल वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल से बड़ी खबर है। अंकिता भंडारी मर्डर मामले में सह आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है, जबकि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ था। तो पुलकित आर्य की पहले ही खारिज हो चुकी है बेल। अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में आरोपी सौरभ भास्कर की बेल खारिज हुई। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हल्द्वानी में रेलवे की अतिक्रमण वाली जमीन पर सर्वे शुरू हो चुका है। रेलवे के साथ ही जिला प्रशासन की टीम के कर्मचारी इस टीम में शामिल हैं। पहले दिन इंदिरा नगर इलाके से सर्वे शुरू किया गया है, जो धीरे धीरे रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ेगा। सर्वे के दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि रेलवे जरूरत के ज्यादा जगह पर सर्वे कर रहा है, जिसका वो सुप्रीम कोर्ट में विरोध करेंगे। इसी सर्वे के आधार पर तय होगा कि पूरे इलाके में कितने घरों का विस्थापन होना है और इस इलाके में असल में कितने लोग रहते हैं, और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट विस्थापन पर कोई फैसला सुनाएगी। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। अभी तो सब रेलवे के हो रही है। अब इसमें जो भी ये मांग रहे मतलब दे रहे हैं इनको सब, जो इन्होंने मांगे हैं वो सब दे दिए इनको मैंने। अब आगे भाई अब क्या करती है रेलवे, अभी तो उनका 11 तारीख का मसला है। वार्ड नंबर 24 और वार्ड नंबर 22 जो रेल की पटरी से मिलते हुए हैं, उनका मन भी है कि भैया रेल का भी विकास हो और पब्लिक का भी विकास हो, लेकिन जिस तरह से ये नाप तोल कर रहे हैं, रेल की पटरी से आधा किलोमीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, उससे तो पूरा बेरूपरा उजड़ जाएगा। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है उसके अनुपालन में रेलवे द्वारा पहल की गई थी और रेलवे के साथ मिल करके यहाँ पे 8 विभाग टोटल हैं जिनके द्वारा यहाँ पे सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया है। और आज वनपुलपुरा छोटी लाइन और बड़ी लाइन के बीच की जो आबादी है इंदिरा नगर वाली, यहाँ पे से सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया है। करने के लिए हल्द्वानी से हमारे संवाददाता शैलेंद्र नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सर्वे का काम शुरू हो गया है, अब तक कुल कितने मकान चिन्हित किए गए हैं और क्या ये माना जाए कि सर्वे के बाद जिन जिन मकानों को चिन्हित किया जा रहा है उन पर आगे आने वाले वक्त में कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए, पूरी की पूरी अभी सर्वे शुरू हुआ है जस्ट, लेकिन ये सर्वे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जानी है और सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाना है या फिर किस तरीके की कार्रवाई करनी है या फिर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाना है। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बरकरार रहता है या नहीं रहता है, ये सब इस पर निर्भर करेगा कि सर्वे रिपोर्ट किस तरीके की जाती है। इसीलिए जो हाउस होल्ड्स है, टोटल हाउस होल्ड्स की रिपोर्ट ली जा रही है, इनके पास राशन कार्ड है या नहीं है, इनके पास बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, एक एक डिटेल्स, और यहाँ तक कि इनके पास कहीं और रहने के लिए घर है या नहीं है, जमीन है या नहीं है, ये सारी चीजें भी इस सर्वे का हिस्सा हैं। तो इस समय जो जिला प्रशासन की टीमें हैं, उसके अलावा जो रेलवे की टीमें हैं, वो संयुक्त टीमें ये सर्वे कर रही हैं और तकरीबन अधिकारियों का कहना है कि 15 दिनों का वक्त लग सकता है, क्योंकि 4000 से ज्यादा घर हैं जिनका सर्वे होना है। जो पहले सर्वे हुआ था उसमें 4200 कुछ घर आए थे, लेकिन अब फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के लिए कहा है कि कितने लोग इन घरों में रह रहे हैं, कितना इनके घरों का एरिया है, ये सब कुछ सर्वे करके 11 तारीख को पेश किया जाना है। हालांकि 11 तक ये सर्वे कंप्लीट हो पाएगा ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो जिला प्रशासन और स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे की तरफ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में वर्णावत पर्वत पर एक्टिव नए भूस्खलन जोन का सर्वे किया जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई की टीम वर्णावत पर्वत का दौरा करेगी। शासन ने इसके लिए जीएसआई को लेटर भेजा है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही वर्णावत पर्वत की जियो फिजिकल स्टडी होगी, जिसके बाद वर्णावत पर्वत का ट्रीटमेंट प्लान बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सक्षम एजेंसी हैं जो इस कार्य को कर सकती हैं उसको भेजा जाए, और उसी क्रम में टीएसडीसी का नाम सामने आया था, तो टीएसडीसी को चिट्ठी हमारी तरफ से जा रही है। आज टीएसडीसी से हम इसका स्टडी कराएंगे, फिर जो उपाय बताएंगे उसके अनुसार सुरक्षात्मक उपाय किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के वर्णावत पर्वत पर नया लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हो गया है। इस लैंडस्लाइड ने स्थानीय लोगों के साथ ही सरकार की चिंता को भी बढ़ा दिया है। करीब 2 साल पहले हुई जोशीमठ भू धसाव की घटना के बाद अब उत्तरकाशी में भी एक नया संकट खड़ा हो गया है। लेकिन उत्तरकाशी का संकट थोड़ा अलग है। यहाँ शहर के ठीक ऊपर वर्णावत पर्वत पर लैंडस्लाइड शुरू हो गया। पिछले कुछ दिन से यहाँ लगातार पत्थर गिर रहे हैं। डर इस बात का है अगर इसका दायरा बढ़ा तो वर्णावत एक बार फिर से पूरे शहर को अपनी चपेट में ले सकता है। आज से ठीक 21 साल पहले सितंबर 2003 में वर्णावत पर्वत पर 1.5 किलोमीटर लंबा लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ था। तब बिना बारिश के वर्णावत पर्वत दरका था।
तो 1 महीने तक पहाड़ से शहर पर पत्थरों की बरसात होती रही। इससे हुए नुकसान की भी कल्पना इस बात से की जा सकती है कि इससे 221 घर तबाह हो गए, 362 परिवारों को विस्थापित करना पड़ा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके ट्रीटमेंट के लिए 282 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। 21 साल बाद यही पर्वत अब दूसरे छोर से दरकने लगा है। अब वहाँ पर भी जो है कल बहुत अधिक मात्रा में रात को मलबा और काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर आए हैं। अब पीछे जो बैरिकेडिंग जिस समय वरुणावत आपदा आई थी उस समय की जो लगी हुई है उस पर वो काफ़ी हद तक टिके है। और अब धूप लगने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वो ऐसा तो नहीं कि कई बार जैसे पिछली बार पूर्व में हुआ था कि सूखने के बाद वो झड़ना शुरू होता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भविष्य में जो उस तरफ जितने अधिक हो सके पेड़ लगाए जाएँ, ताकि जो है कहीं ना कहीं इन पेड़ों ने जो अभी वहाँ पर वर्तमान में है और जो बैरिकेडिंग जो हुई है उसने उस मलबे को काफी हद तक रोका है। वरुणावत पर एक्टिव हुए इस लैंडस्लाइड ने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सचिव आपदा को उत्तरकाशी भेजकर पूरी रिपोर्ट मांगी। निरीक्षण कर लौटे सचिव आपदा प्रबंधन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, वरुणावत का पहले का ट्रीटमेंट सुरक्षित है, लेकिन नए एक्टिव जोन में मलबा और टूटे पेड़ जमा हैं, लिहाजा ढलान के नीचे रह रहे परिवारों को शिफ्ट किया जाना जरूरी है। वहीं मलबा रोकने के लिए लोहे के एंगल्स और वायर क्रेट लगाने होंगे। इसके साथ ही GSI से इसकी डिटेलिंग जांच भी कराने के लिए कहा गया है। पहला काम हमने ये किया है कि जो भी लोग नीचे रहते हैं, जहाँ पे पत्थर गिरने की संभावना है, मलबा गिरने की संभावना है, जो कि मलबा और पत्थर दोनों वहाँ रुके हुए हैं, ऊपर बरसात होगी तो वो नीचे आएगा, तो उनको शिफ्ट करने के लिए कहा गया है कि उनको शिफ्ट कर लें। उनको शिफ्ट करने के बाद जो किराए की धनराशि होती है और जो मदद होती है वो मदद हम पूरा करेंगे। पहला काम ये होगा। दूसरा काम, उसको रोकने के लिए हमें नीचे दीवार बनानी पड़ेगी, कुछ लोहे की ग्रिल जैसे वहां लगी हुई है वो लगानी पड़ेगी, कुछ और कार्य करने पड़ेंगे। बहुत बड़े एरिया में नहीं है, थोड़ा सा एरिया में है, बट वो खतरनाक हो सकता है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। उसी दिशा में हम लोग काम करते हैं। बहरहाल 21 साल बाद एक बार फिर से उत्तरकाशी के लोग दहशत में हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस गंभीर चुनौती को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उत्तरकाशी से बलबीर परमार के साथ देहरादून से सुनील लव प्रभात की रिपोर्ट। चमोली के पंगनो गांव में मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहां बारिश गांव के लिए भारी मुसीबत बन गई है। बारिश के बाद गांव के कई घरों के अंदर मलबा घुस गया है, जिससे लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। बीती रात भी 2 घर और 3 गौशाला मलबा आने से क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं भारी बारिश के बाद गांव में मलबा और पत्थर आने से घर में रखा हुआ सामान भी बर्बाद हो गया। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि मौके पर प्रशासन की टीम को भेजा जा रहा है, जो गांव में हुए नुकसान का आकलन करेगी। और बातचीत करने के लिए चमोली से हमारे संवाददाता नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, क्या स्थिति है? टीम अब तक मौके पर पहुंची है या नहीं पहुंच पाई है? जी, लगातार अगर बात करें तो पंगनो गांव में प्रशासन की जो टीम है वो लगातार मौजूद है। जो वहां पे नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बारिश के बाद जिस तरीके से मलबा और पत्थर सड़क पर गिर रहा है, तो ये घरों में गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे समस्याएं जरूर उत्पन्न हो रही है। हालांकि गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ठहराने की बात की जा रही है, लेकिन रात को जो बारिश हो रही है उससे मलबा और पत्थर गांव की तरफ आ रहा है और उसको कहीं ना कहीं एक खतरा जरूर बना हुआ है। हालांकि प्रशासन ने वहां पे टेंट भी लगा दिए हैं, कच्चे टीन शेड भी बना दिए हैं और अब लोगों को वहां पे शिफ्ट करने की बात भी की जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो प्रशासन की टीम मौके पर है और जो भी वहां पे राहत बचाव कार्य हो सकते हैं उनको किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के नजदीक मांडो के धार मंडल में मकानों के पीछे लगातार भूस्खलन हो रहा है। इसके चलते 12 से ज्यादा मकान खतरे की जद में आ गए हैं। वहीं बारिश होते ही गांव के लोग खौफ में आ जाते हैं, क्योंकि बारिश में भूस्खलन तेजी से होने लगता है। वहीं गांव के लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा संबंधी काम करने और सुरक्षित जगहों पर उन्हें शिफ्ट करने की मांग की है। और यहाँ पे देखिए आप, इतने 20 परिवार यहाँ पे निवास करते हैं। सभी लोगों के अंदर डर का माहौल है। आप ही मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा क्षेत्र पे भू धसाव हो रहा है। और हमारे दोनों इस मोहल्ले के इधर उधर दोनों तरफ गदेरे हैं और हमारे लिए कोई रास्ते भी सुरक्षित नहीं है। आगे भी मैंने बात की थी, कुआ नाम तोक में भी एक बड़े क्षेत्र में भू धसाव हो रहा है। कि संज्ञान में आया मांडो क्षेत्र में कहीं भूस्खलन की समस्या है। विगत साल भी उसका सर्वे किया गया था,
इस बार पुनः सर्वे के लिए जियोलॉजिस्ट को कहा जाएगा और उसके आधार पर ही कार्रवाई की जानी संभव होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी के दौरे पर हैं। यहां सीएम कांगड़ा नागराज मंदिर पुनर्स्थापना जागरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख शांति की कामना की। सीएम धामी ने मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। वहीं सीएम धामी ने लोगों से मुलाकात की और कार्यक्रम में आए बच्चों से भी सीएम धामी मिले। भगवान नागराजा को समर्पित यह रमणीय स्थल जल्द ही एक प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। 11 जून 2022 को मैंने यहां पर देवभूमि कांगड़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। अभी हमारे विधायक भी कह रहे थे बहुत सारी घोषणाएं पूरी हो गई हैं, क्योंकि बीच में चुनाव का भी समय रहा। हमारी बहन प्रभा बिष्ट जी कह रही थी वहां मातृशक्ति बंधन का जो टिहरी में कार्यक्रम हुआ था उसमें भी मैंने कुछ घोषणाएं इस क्षेत्र के लिए करी थी, लेकिन बीच में 3-4 महीने जो लोकसभा चुनाव का रहा उसके कारण से बहुत सारे काम थोड़ा सा हमारे अब आगे बढ़ रहे हैं। उन दिनों में 3-4 महीने काम नहीं होने के कारण से मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी जो भी यहाँ पर विधायक जी जो भी घोषणाएं जो भी आप मुझे समय समय पर कहते रहते हैं उन सभी को जल्दी पूरा किया जाएगा। केदारनाथ धाम की यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। अब हर रोज बाबा केदार के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। घोड़े खच्चरों से श्रद्धालु बाबा केदार के धाम पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर केदार घाटी में आई आपदा में तबाह हुए पैदल रास्तों को ठीक करने का काम भी जारी है। जो हमारे यहाँ तीर्थयात्री रुके हुए हैं उन लोग जो यात्रा कर रहे हैं वो लोग यात्रा कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का इतना अटूट विश्वास है कि हमने भी जो है जब पहले रेस्क्यू हमारा खत्म हुआ उसके बाद हमने त्वरित गति से जो रेस्टोरेशन वर्क चलाया है और हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने बहुत अभूतपूर्व कार्य किया है। हमारी ऋषिकेश में गंगा में होने वाली राफ्टिंग के 1 सितंबर से शुरू होने पर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल हर साल बरसातों के दौरान 3 महीनों के लिए गंगा नदी में राफ्टिंग बंद कर दी जाती है। इसके बाद 1 सितंबर से दोबारा राफ्टिंग सीजन शुरू होता है, लेकिन इस साल पहाड़ों में मौसम लगातार बदल रहा है और नदियों में पानी एकाएक बढ़ रहा है। इससे राफ्टिंग में खतरा हो सकता है। ऐसे में 1 सितंबर से राफ्टिंग शुरू होने में संशय है। परमिट जारी किए जा रहे हैं परमिट धारकों के। इसके अलावा जो राफ्टिंग के लिए एक हमारी टेक्निकल कमेटी है वो जब रिवर का मुआयना करेगी और वाटर लेवल उसके अकॉर्डिंग पाया जाएगा राफ्टिंग के, तो राफ्टिंग सितंबर माह से प्रारंभ कर दी जाएगी। रामनगर में कालाडूंगी के पास रामनगर वन प्रभाग एक टूरिज्म जोन शुरू करने जा रहा है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को नया सफारी ट्रैक मिलेगा। कालाडूंगी यूं तो जिम कॉर्बेट के गांव छोटी हल्द्वानी के लिए जाना जाता है और यहां हर साल हजारों पर्यटक जिम कॉर्बेट को जानने पहुंचते हैं। वहीं कई सैलानी जिम कॉर्बेट की किताबों को पढ़कर यहां उन जगहों को देखने के लिए भी आते हैं जिनके बारे में किताबों में लिखा है। ऐसे में वन विभाग यहां एक टूरिज्म जोन बनाने जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी है। कालाडूंगी में वन विभाग द्वारा कालाडूंगी से पौलगढ़ तक एक सफारी जोन खोला जा रहा है जो 25 किलोमीटर लंबा है। इसके खुलने से यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और युवा अपना रोजगार करेंगे, जिससे पलायन भी रुकेगा। वन विभाग यहाँ 21 किलोमीटर का सफारी ट्रैक डेवलप कर रहा है। साथ ही पर्यटकों को पूरे इलाके में घूमने की भी योजना है, जिससे पर्यटक जंगल के साथ जिम कॉर्बेट के पूरे इलाके को जान सकें। वहीं नए टूरिज्म जोन में सुबह शाम 30-30 जिप्सियां जा सकेंगी। बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे भी आते हैं जो कॉर्बेट के बुक पढ़ के उसके इंस्पायर होके उसकी जगह जो उन्होंने लिखा है उसके एक्सपीरियंस करने भी आते हैं। तो ये एक नया टूरिस्ट ट्रैक बनेगा जहाँ पे कॉर्बेट हेरिटेज सफारी के नाम से बनेगा। ये स्टार्ट होगा पहले आपका छोटी हल्द्वानी उनका जो गांव था वहाँ पे जाएंगे। गांव के बाद वो आयन फाउंड्री अभी डेवलप हो रहा है वहाँ पे नया, वहाँ पे उसका रिफर्बिश हो रहा है। जिम कॉर्बेट के गांव के पास बनने वाला ये टूरिज्म जोन को लेकर उम्मीद है कि वो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे इलाके में पर्यटन कारोबार भी बढ़ेगा।
न्यूज 18 के लिए कालाडूंगी से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। बागेश्वर में अंग्रेजों के समय के बने झूला पुल का अस्तित्व खतरे में आ गया है। बीते साल इस पुल को लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। उम्मीद थी कि जल्द ही रिपेयर होने के बाद पुल से फिर से आवाजाही होगी, लेकिन CRRI की रिपोर्ट में इसे असुरक्षित बताया गया है। साथ ही इस पुल की मरम्मत करना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि इस पुल के पार्ट्स भी नहीं मिल रहे हैं। DM का कहना है कि यदि पार्ट्स मिलते हैं तो फिर से इस पुल को ठीक किया जाएगा। इस पुल को साल 1913 में बनाया गया था। ये ब्रिटिश काल का 1913 में बना हुआ पुल है और जो कि ऐतिहासिक तौर पे है, जो कि कभी भी जब देखा जाता है कि माता पिता के द्वारा जो बनाया गया मकान है उसको हम रिनोवेशन कर सकते हैं, उसको दुरुस्त कर सकते हैं। कि जो पुल है दोनों साइड के व्यापारियों को पूरा नुकसान हो रहा है और हमारी जो अपने परंपरागत ये रास्ता था, इस रास्ते से हमारे सौदा जो है बागनाथ मंदिर को आते थे, आज उनको रास्ता बदल के आना पड़ रहा है। बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि इसको डिसमेंटल करके दूसरा पुल बनाया जाए, क्योंकि और ऑप्शन 2 में अगर इसकी मरम्मत की जाती है तो इसके पार्ट्स जो हैं 1813 के हैं, तो पार्ट शायद अभी ना मिले, तो उनको रिप्लेस किया जाना संभव नहीं है। टिहरी डैम की झील का जलस्तर बढ़ने के साथ ही झील से सटे गांव के ग्रामीणों की परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। जहां एक तरफ भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, वहीं झील में फेरी बोट तक पहुंचने के लिए ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालते हैं। झील से सटे कई गांव अपने रोजमर्रा के कामों के लिए इन फेरी बोट से कोटी कॉलोनी पहुंचते हैं और फिर इन्हीं फेरी बोट से वापस घर लौटते हैं, लेकिन आज तक फेरी बोट तक पहुंचने के लिए पक्के रास्ते या जेटी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत परेशानी होती है, लेडीजें आती, बच्चे आते हैं, कोई उसके वो नहीं है, कोई फिसल गया तो सीधा नीचे जाएंगे झील में, तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से पुनर्वास की जो बोट है उन पर चढ़ने उतरने के लिए कोई जेटी की सुविधा नहीं है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए पुनर्वास विभाग को चाहिए, जहां करोड़ों रुपए TDC CSR से इधर उधर खर्च कर रही है, वहीं कहीं ना कहीं पुनर्वास के हर गांव के नीचे जो भी बोट अफेक्टेड गांव है उन गांव के नीचे जेटी लगनी चाहिए। फेरी बोट का संचालन जो कि पुनर्वास विभाग के द्वारा किया जा रहा है, उसमें अगर कोई भी मार्ग ऐसा है जो कि अभी वर्तमान में खराब स्थिति में है तो तत्काल उसको ठीक कराने के लिए कार्रवाई की जाएगी।